Hello students and all the viewers. I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. अच्छा, हमारा MCQ सीरीज़ का ये आज का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 आपने देखा और उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया मुझे। लेक्चर नंबर 1 जो था इस सीरीज़ का, MCQ सीरीज़ का, वो फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर के हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर MCQs जो है वो सीखे थे, समझे थे और एक बहुत बड़ी वीडियो बनी थी वो। मेरे ख्याल से 2 hours and 40 minutes के करीब जो है वो वीडियो थी, लेंथ उसकी वीडियो की तकरीबन 2.25 घंटे बन जाते हैं वो, ठीक है। तो उसमें हमने ठीक ठाक MCQs को डिस्कस किया था फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर के ना। तो अब उस चैप्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिस पर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ MCQ की, एंड दैट चैप्टर इज़ वर्क एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम आज इस वाले चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन जो MCQ होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको चेक करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपने कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उनके करेक्ट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। और ये वो MCQs हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं इस चैप्टर के। तो आपने कुछ भी करके इनकी प्रैक्टिस एनी हाउ करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी भी टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर रहे, अगर इस चैप्टर में से कोई MCQ आ जाए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ये रहे आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, आपको अब नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। अच्छा, जिसमें सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विद कॉन्स्टेंट स्पीड v, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा हुआ है द फोर्स ऑन द बॉडी इज mv² अपॉन r, ठीक है, एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब ये सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहा है ना। mv² अपॉन r कौन सी फोर्स होती है? सेंटीपिटल फोर्स। खैर आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर उस बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर जब बॉडी मूव करती है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, ठीक है ना, और वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होती है। अब वो कह रहा है कि अगर वो बॉडी कंप्लीट सर्कमफेरेंस कवर ना करे बल्कि सर्कमफेरेंस का हाफ कवर करे, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो बताएं ये जो फोर्स लग रही है बॉडी पर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, आपसे पूछना क्या चाह रहा है? वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी पर कितना होगा। तो जनाब एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर, ये देखें इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी बॉडी मूव करती है, ये सर्किल है और ये सर्किल का ये आ गया डायमीटर यानी कि, और ये आ गया इसका सेंटर, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर बॉडी जब भी होती है ना, लेट्स सपोज बॉडी यहां पर मौजूद है, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ऐसे ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है mv² अपॉन r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है और किसी भी बॉडी का कोई भी किसी भी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो हमेशा ऐसे होता है, टेंजेंट टू द सर्किल। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हैं। और हमें एक बात पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है fs cos थीटा, ये होता है ना, या fd cos थीटा या fs cos थीटा, एक ही बात है, क्योंकि s का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो हमें पता है कि किस फोर्स की बात कर रहा है, ये सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस होता है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्किल होता है। मतलब अगर आप इस पॉइंट पर निकालेंगे तब भी ये निकलेगा। अगर बॉडी इस पॉइंट पर होगी तो सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी fc, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस वो इस तरफ होगा, ये आ गया s। तो किसी भी पॉइंट पर जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल निकालेंगे ना, इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है, तो आपको मिलेगा हमेशा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर cos 90 आ जाएगा। तो जब आप cos 90 को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि cos 90 डिग्री तो बराबर होता है 0 के। तो ये पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब एक बात तो आप ध्यान में बिठा लें कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दैट रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज 0, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पर जो बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हर पॉइंट पर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर, हाफ की बात करें, क्वार्टर की बात करें, कंप्लीट की बात करें, किसी भी पॉइंट पर जो वर्क डन होगा वो हमेशा वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसका मतलब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन 0 है, 0 पे टिक कर दिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय। मतलब ये आपसे एनर्जी की यूनिट की बात कर रहा है कि एनर्जी की यूनिट पे कितना फर्क पड़ेगा अगर हम फोर्स और लेंथ
इन दोनों की यूनिट्स को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें। तो भाई एनर्जी की यूनिट की बात कर रहा है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो हमें पता है भाई जूल को अगर हम लिखें तो जूल जो है वो बराबर होता है किसके? न्यूटन इंटू मीटर के। ऐसा है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मतलब वो जूल की बात कर रहा है तो जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जूल होता है एनर्जी यानी कि वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जूल बेसिकली न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि हमने फोर्स के यूनिट को भी 4 टाइम्स बढ़ाया, यानी कि 4 न्यूटन कर दिया, और मीटर लेंथ के यूनिट को भी 4 टाइम्स बढ़ाया, 4m कर दिया। ऐसा है, अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जा 16 और न्यूटन मीटर सेम रहेगा। इसका मतलब जो जूल है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी का यूनिट है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आपको ए में नजर आ रहा है, 16 टाइम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? अ मैन पुशेज अ वॉल and fails to displace it, he does। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि एक बंदे ने एक वॉल को पुश किया, फोर्स अप्लाई करी, लेकिन फेल हो गया, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सका, तो बताएं वो कौन सा क्या करेगा? ही डज कौन सा वर्क? तो हमें एक बात पता है कि जो वर्क होता है ना वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप किसी भी बॉडी पर जितनी ही फोर्स अप्लाई कर दें, उसको जितना ही पुश कर लें, उसको जितना ही पुल कर लें, अगर आप नाकाम रहे, अगर आप फेल हो गए उसको डिस्प्लेस करने में, अगर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया कवर, तो इसका मतलब वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लिखा हुआ होगा नो वर्क एट ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है नो वर्क एट ऑल। और इसका रीजन क्या है भाई? इसका सीधा सीधा एक रीजन है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन के मुताबिक फेल्स टू डिस्प्लेस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फोर्स इंटू 0, तो वर्क डन विल बी 0, नो वर्क एट ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया नो वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। यानी कि अभी तक वाली बात के अंदर आपको एक डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 मीटर और आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन। आगे लिखा हुआ है इफ द वर्क डन इज 25 जूल्स, आपको वर्क डन भी दे दिया गया। फिर आपसे पूछ क्या रहा है? द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज। आपसे पूछ रहा है कि अगर वर्क डन 25 जूल्स है, अगर डिस्टेंस 10 मीटर है और अगर फोर्स 5 न्यूटन है, तो बताएं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बताता हूं कि इस किस्म के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें भाई, वर्क डन का जिक्र हो रहा है तो मुझे वर्क डन की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, W इज इक्वल टू एफ एस एन कॉस थीटा। ठीक है, एफ का मतलब फोर्स, एस का मतलब डिस्टेंस और थीटा का मतलब एंगल है। अच्छा, अब आपको वैल्यूज क्या गिवन है? वर्क डन आपको गिवन है 25 जूल्स, फोर्स की वैल्यू आपको कितने गिवन है? 5 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 10 मीटर, इनटू कॉस थीटा, थीटा आपने फाइंड करना है। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10 जा 50 इनटू और कॉस थीटा, और वर्क डन आपको कितना गिवन है? 25 जूल्स। अच्छा, अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें, गौर ये करें कि अगर आप फोर्स को और डिस्टेंस की वैल्यूज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ रहा है 50, यानी कि वर्क डन उसूलन जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 50 जूल्स। सुनिएगा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बॉडी? 10 मीटर। इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस को, तो हमारा आंसर आ रहा है 50। इसका मतलब वर्क डन आना चाहिए था 50 जूल्स, लेकिन वर्क डन 50 नहीं आ रहा। वर्क डन कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इसका मतलब वर्क डन जितना आना चाहिए था उसका हाफ आ रहा है, उसका आधा आ रहा है 25 जूल्स। आना कितना चाहिए था? 50 जूल्स, 5 10 जा 50, लेकिन आ कितना रहा है? 25। इसका मतलब यह है कि इस 50 को आधा करने वाला, इस 50 को हाफ करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये फंक्शन है, कॉस थीटा वाला फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लाजमी ऐसी वैल्यू होगी जिसने इस 50 से मल्टीप्लाई करके इस 50 को हाफ कर दिया होगा। अब आप सोचें वो कौन सी वैल्यू होती है जो किसी भी वैल्यू को हाफ कर देती है? तो भाई या तो वो 1/2 होती है, 1/2 का मतलब हाफ, या वो 0.5 होती है। मतलब जैसे 50 को 50 रहने दें, 50 को 50 रहने दें, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.5।
अगर इसकी वैल्यू 0.5 होगी ना तो जाके 0.5 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 50 को 25 कर देगा, या फिर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2, एक ही बात है ना, 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो, तब जाके 50 को ये हाफ करके 25 कर देगा। तो पता ये चल रहा है कि वर्क डन 50 आना था, 25 अगर आ रहा है तो इस 50 को हाफ करने वाला एंगल वाला पोर्शन है, कॉस थीटा वाला पोर्शन है। अब आप थोड़ा सोचें वो कौन सा एंगल हो सकता है, ये आपको याद रखना होगा। वो कौन सा एंगल हो सकता है जिस एंगल के ऊपर कॉस की वैल्यू हाफ हो जाती है, 1/2 या 0.5 हो जाती है। तो हमें पता है भाई कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पर जो होती है वो 0.5 होती है। 60 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 होती है। इसका मतलब अगर हम यहां पर एंगल 60 डिग्री पुट कर दें तो cos 60 1/2 के यानी कि 0.5 के बराबर होता है, और अगर इस 0.5 को यानी कि 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर दें 50 से तो वर्क डन 50 के बजाय 25 जूल हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व कर दिया, समझ आई। तो एंगल, फोर्स और मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो लाजमी क्या बन रहा होगा 60 डिग्री। इसका मतलब इस पहले वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 60 डिग्रीज, इस पर टिक कर दिएगा, ठीक है। वर्क डन आना चाहिए था 50 लेकिन आ रहा है 25। इस 50 को 25 यानी कि हाफ कर दिया, और हाफ कर दिया कॉस फंक्शन ने, और कॉस फंक्शन हाफ किस एंगल पर होता है 60 डिग्री पर होता है, इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 60 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम एंड कीप इट इन द बुक शेल्फ हैविंग अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स, हैविंग अ हाइट ऑफ 2 मीटर, यू टेक 5 सेकेंड्स टू डू दिस। यानी कि इसमें 3 चीजें आपको गिवन है कि आपने एक हैवी बुक को रूम के फ्लोर से उठाया और उसको एक बुक शेल्फ में रखा, और जिस हाइट पर आपने इसको रखा वो बुक शेल्फ की जो हाइट है वो आपको गिवन है 2 मीटर्स। और इस पूरे प्रोसेस में आपको करने में जो टाइम लगा, इस पूरे प्रोसेस को करने में जो टाइम लगा, वर्क डन करने में जो टाइम लगा वो आपको लगे 5 सेकेंड्स। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपने जो वर्क डन किया ना वो इन 4 ऑप्शंस में से किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो भाई सुनिएगा मेरी बात, वर्क डन की बात कर रहे हैं कि वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, तो वर्क डन का थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर गौर फरमा लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमें पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, हमें एक बात और पता है वो ये कि जो आप बुक को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उस बुक की पर जो फोर्स लग रही है एक्चुअली वो बुक का अपना वेट है। वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है ना। तो उस बुक का जो फोर्स है, उस बुक पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, उस बुक के अपने वेट के मुताबिक, जितना उस बुक का वेट है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इस फोर्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, W के साथ। ये W क्या बनेगा, बेसिकली मैं लिख देता हूं वेट फोर्स इनटू, और डिस्टेंस का मतलब क्या, जाहिर सी बात है आपने उसको फ्लोर से उठाकर ऊपर रखा है ना, इसका मतलब उस बुक ने हाइट कवर की है। यानी कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में। तो आप इस S को रिप्लेस कर दें, डिस्टेंस को रिप्लेस कर दें, तो डिस्टेंस यहां पर बेसिकली कौन है, वो है हाइट, जिस हाइट पर आप उसको ऊपर लेकर गए। अच्छा, आपने जो वर्क डन किया ना वो डिपेंड कर रहा है इन 2 फैक्टर्स के ऊपर। तो अब आप पता है किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ना आप ऐसे ऑप्शन की तरफ जाइएगा जिसमें मास का जिक्र हो और जिसमें टाइम का जिक्र हो, आप सिर्फ ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसमें जिक्र हो सिर्फ इन 2 चीजों का, वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड करता है एक तो फोर्स पर, और यहां पर जो फोर्स है वो कौन है, उस बुक का अपना वेट, और दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। और इस कंडीशन में, इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किस फॉर्म में कवर कर रहा है, उस शेल्फ की हाइट के फॉर्म में कवर कर रहा है। तो जनाब आपका जो वर्क डन है वो सिर्फ डिपेंड करेगा इन 2 फैक्टर्स पर, वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m kg इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकेंड्स। यानी कि एक पर्सन है जो कि एक बॉडी को जिसका मास m है, उस बॉडी को वो 1 मीटर हाइट पर लिफ्ट कर रहा है, 1 मीटर हाइट तक लेकर जा रहा है, और इस 1 मीटर हाइट तक ले जाने में उस पर्सन को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड्स। आगे लिखा हुआ है अनदर मैन लिफ्ट्स द सेम मास टू द सेम हाइट इन 60 सेकेंड्स। जबकि जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा पर्सन है, वो सेम मास को सेम हाइट पर लेकिन 60 सेकेंड्स में लिफ्ट कर पा रहा है। यानी कि एक बंदा जो है वो जल्दी लिफ्ट कर रहा है, 30 सेकेंड में लिफ्ट कर रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो बिल्कुल सेम बॉडी को सेम हाइट पर 60 सेकेंड्स में, यानी कि थोड़ी सी देर में लिफ्ट कर रहा है, मतलब उसने डबल टाइम लिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय देम आर इन द रेशो, यानी कि जो दोनों वर्क डन कर रहे हैं उनका रेशो क्या होगा।
अच्छा देखें, वर्क डन का फॉर्मूला अभी तक मैंने जो डिस्कशन करी, अभी तक किसी भी वर्क डन के फॉर्मूले में आपको टाइम नजर नहीं आ रहा। देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है ना। अभी तक मैंने आपके सामने जो जितनी दफा वर्क डन लिखा, एफ एस लिखा, एफ एस कॉस थीटा लिखा, कभी भी वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर ना मैं यहां पर कभी टी लिखूंगा, टाइम लिखूंगा, ना आपको फिजिक्स के किसी बुक के अंदर टाइम नजर आएगा। वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पर और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर। तो इसका मतलब अगर एक बंदा सेम मास सेम हाइट पर 30 सेकंड में उसको लिफ्ट कर पा रहा है और दूसरा बंदा उसी मास को उसी हाइट पर 60 सेकंड्स में लिफ्ट कर पा रहा है, इसका मतलब सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो टाइम का फर्क आ रहा है, बाकी बॉडी भी सेम है और हाइट भी सेम है। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वर्क इज इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब दोनों का अगर वर्क सेम है तो दोनों के वर्क का रेशो क्या आएगा? 1:1। खत्म बात, क्योंकि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इस बात को यहां पर लिख लिएगा पहले आप कि वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। हेंस इसी वजह से जो इन दोनों का वर्क का रेशो होगा वो बराबर होगा, मतलब वर्क डन बाय फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेकेंड पर्सन। और अगर ये रेशो सेम है, मतलब ये दोनों वर्क डन सेम है, तो इनका रेशो क्या आएगा? 1:1। इसका मतलब जो लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस लास्ट में क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1:1। ठीक है। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 5I + 3J, ये ब्रैकेट में पूरी फोर्स की वैल्यू है, उसके बाद न्यूटन इसका यूनिट आ गया, इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल which displaces it from the origin to the point, और उस पॉइंट के बाद r डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली ना, ये पोजीशन वेक्टर होता है लेकिन इसको हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। r की वैल्यू जो लिखी हुई वो लिखी हुई है ब्रैकेट में 2I - 1J और साथ में मीटर। यानी कि आपको दो चीजें गिवन है, फोर्स की वैल्यू IJ के फॉर्म में और आपको r यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगेन IJ के फॉर्म के अंदर। आपने क्या बताना है? वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो करते हैं वर्क डन को कैलकुलेट। भाई देखो, वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि r से गिवन है। अब हमें करना क्या है? अगर आपको फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन की तरह I और J की फॉर्म में गिवन हो, I J K या I J या I की फॉर्म में गिवन हो, तो याद रखिएगा आपको यूज करना है वर्क का डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, F.S वाला या F.D वाला। आपने उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा इस बार, और वही वाला तरीका जिसमें हम I को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक काम ही करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है तो मैं यहां पर ब्रैकेट में फोर्स की वैल्यू पुट करूंगा और डॉट लगाकर आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि R की वैल्यू गिवन है तो R की वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू जो लिखी हुई है वो है 5I + 3J और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू गिवन है वो है 2I और -1J लिखा हुआ है। अक्सर वैसे 1 लिखते नहीं हम लोग, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में 1 लिख दिया तो लिख दिया, खैर है, वरना 2I - J लिखा हुआ होता है। अब हमें देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, I को I से और J को J से। I और I मल्टीप्लाई, 5 2 10 और 10 I स्क्वायर बनेगा, I स्क्वायर J स्क्वायर और K स्क्वायर बराबर होते हैं 1 के। हम उसको लिखते नहीं, हम सारे सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर नहीं लिखूंगा, ये मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कि जब आप 5 2 10 लिखेंगे और साथ साथ I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर भी आता है, यहां पर यूं करके I स्क्वायर आएगा। लेकिन I स्क्वायर हो या J स्क्वायर हो या K स्क्वायर हो, इन सब की वैल्यूज 1 होती हैं, तो आप इनको हटा दें, बाद में हटाने से अच्छा है अभी हटा दें। देन प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब आपको J को और J को मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 और J इंटू J, दोबारा क्या बनेगा? J स्क्वायर। मैं नहीं लिख रहा, हमें अपना टाइम बचाना होता है एमसीक्यूज में, क्योंकि J स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें ना, तो सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर्स वाली वैल्यूज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सिर्फ उनका आंसर लिखा करें। आंसर आ चुका है, 10 में से 3 निकालेंगे तो भाई हमारा आंसर आ गया वर्क डन का, कि वर्क डन कितना हो रहा है? 10 - 3 + 7 जूल। तो आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन इज करेक्ट, वर्क डन इज +7 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज।
है ना। इस बार ये वर्क डन का पूछ रहा है, और किसका पूछ रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। अच्छा, अगर हम वर्क डन की बात करें तो भाई देखो बहुत आसान सी बात है, वर्क डन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहां पर जाहिर सी बात है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन में हम बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम वेट कंसीडर करते हैं। यानी कि यहां पर जो फोर्स है जो बॉडी पर लग रही है, वो जो ड्रॉप की गई है 10 किलोग्राम वाली, उस बॉडी का वेट, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये उस बॉडी का वेट है, ठीक है ना। तो इस F की जगह मैं वेट का फॉर्मूला पुट कर देता हूं, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और साथ में मल्टीप्लाई बाय s। s का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया, यानी कि हाइट के फॉर्म में। आप चाहो तो आगे लिख लेना कि फोर्स जो है वो वेट है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, खत्म बात, सीधी सी बात है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं भाई। बुक उस बॉडी का मास कितना गिवन है, 10 किलोग्राम गिवन है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। कितने डिस्टेंस से कितने हाइट को उसने कवर किया, 10 मीटर को कवर किया, सिंपल सी बात है। तो अब देखो हमारे पास यहां पर सिर्फ 9.8 है, बाकी दोनों जीरो हैं। तो अगर मैं 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 10 100, तो 100 का मतलब 2 जीरो होते हैं ना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, ये 2 दफा आगे चला जाएगा। तो 9.8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 980 जूल्स। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट बॉडी। और जाहिर सी बात है प्लस होगा, ये पॉजिटिव होगा, प्लस 980 इस वजह से क्योंकि वो बॉडी नीचे आ रही है, जिस तरफ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है वो बॉडी वहीं जा रही है। अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम जाते हैं नेगेटिव 980 की तरफ, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्लस 980 जूल्स। और आपको ये ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इसको नोट कर लें। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे टॉप पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 5i + 6j - 4k एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट। और फिर डिस्प्लेसमेंट यानी कि s की वैल्यू आपको गिवन है 6i + 5k, 6i + 5k। फिर आपको वर्क डन फाइंड करना है कि हाँ भी वर्क डन जो बॉडी पर हो रहा है वो हो कितना रहा है। तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। याद है इससे पहले मैंने आपको इस किस्म का क्वेश्चन करवाया है। तो जनाब वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, इन दोनों वेक्टर्स का। तो भाई आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है, आपने F की वैल्यू यहां पुट करनी है, और जो आपको S की वैल्यू गिवन है आपने S की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो वैल्यूज आपको जो गिवन है 5i + 6j - 4k, ये फोर्स की वैल्यू गिवन है, और आपको जो S की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 6i + 5k, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही वाला तरीका जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने दोनों ब्रैकेट्स के सेम यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है बस। यानी कि आप i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके चेक करते हैं। वर्क डन विल बी इक्वल टू i × i, 5 6 30, और 30 के बाद i × i का मतलब i² हो जाएगा। i² नहीं लिख रहा, अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो 5 6 सिर्फ मैं 30 यानी कि नंबर लिखूंगा बस। अच्छा, फिर यहां पर j मौजूद है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में कहीं पर भी j मौजूद नहीं है। इसका मतलब आप j को स्किप कर दें, j को इग्नोर कर दें, क्योंकि आपने सेम को मल्टीप्लाई करना होता है, डिफरेंट को कभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आप j को यहां से निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि ये j एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में नहीं है। इसी तरीके से आप छोड़ दिएगा हमेशा। अगर एक ब्रैकेट में एक कोई भी हो, वो दूसरे ब्रैकेट में अगर सेम वो ना हो, तो आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ सेम को। तो देखें, फिर मैं k को k से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, 4 5 ये हो जाएगा 20। तो भाई 30 में से 20 निकल जाएंगे, तो बेसिकली हमारा जो आंसर बच रहा है यानी कि W वर्क डन का 30 - 20 यानी कि 10, और 10 के साथ यूनिट्स लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा W = यानी कि वर्क डन विल बी 10 यूनिट्स। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन 15 किलोग्राम बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। 5 न्यूटन फोर्स की वैल्यू गिवन है, और ये 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है 15 किलोग्राम की एक बॉडी पर, मास गिवन है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज। यानी कि बताओ, जब वो, जाहिर सी बात है इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, जब वो रेस्ट से मोशन में आ रही होगी तो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, अब वो अपनी मोशन के पहले सेकंड पर उस बॉडी पर वो फोर्स कितना वर्क कर चुकी होगी। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड। अब अगर आप गौर करें तो इस वाले एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है। आपको सबसे पहले फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन गिवन है,
आपको बॉडी का मास 15 किलोग्राम गिवन है और आपको फर्स्ट सेकंड यानी कि टाइम की वैल्यू गिवन है 1 सेकंड और आपसे पूछ रहा है वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें। अच्छा, अब वर्क डन के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ एस, ये आ गया W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें फोर्स की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर और वो गिवन है 5 न्यूटन, हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है कहीं पर भी। अब अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो एक काम ही करते हैं, अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना होगा या डिस्टेंस की इक्वेशन यूज करनी होगी। और हमें पता है डिस्टेंस की इक्वेशन हमारे पास दो हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं होता, उसको आप छोड़ दें। रह गई सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। याद है आपको, सेकंड इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस का जिक्र है और थर्ड इक्वेशन में भी 2as, उसमें भी डिस्टेंस का जिक्र है। लेकिन थर्ड इक्वेशन में एक प्रॉब्लम यह है कि उसमें टाइम नहीं आता, जबकि इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड। तो इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने जा रहे हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और इस क्वेश्चन के मुताबिक इनिशियली एट रेस्ट, वो बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। इसका मतलब पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0। एस का फॉर्मूला क्या बच गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर जहां एस आ रहा है वहां पर क्या पुट करना है, हाफ ए टी स्क्वायर। चलो पुट करते हैं, एफ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, हाफ ए और टी स्क्वायर। समझ आएगी बात, इसको नोट कर लिएगा, मैंने डिस्टेंस की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करी है, जबकि ये 0 के बराबर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप नोट करें, मैंने जो फॉर्मूला पुट किया है हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें मुझे फोर्स की वैल्यू गिवन है, मुझे टी की वैल्यू गिवन है 1 सेकंड, एक्सेलरेशन अभी भी गिवन नहीं है। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन एम के। हमें एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें मास का जिक्र आ जाए, तो मास का जिक्र इसमें है ना, फोर्स का जिक्र भी है, फोर्स भी गिवन है और साथ में मास भी गिवन है। तो हम इस ए की जगह पे फोर्स, ये एफ अपॉन एम, ये वाला फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। तो देखो इस वाले प्रॉब्लम के अंदर थोड़ी सी डेरिवेशन है। इसका मतलब जितनी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको फॉर्मूला आपके ध्यान में बैठेंगे, कब कौन सी इक्वेशन, कब कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, डिराइव करके एक नया फॉर्मूला बनाओ और कंडीशन के मुताबिक वैल्यूज पुट कर दो। ये होती है डेरिवेशन, जल्दी से करना होता है ये। ठीक है। और जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है ये समझाने में, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये खुद सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड्स में, ये सेकंड्स के क्वेश्चन है सॉल्व करने के। ठीक है। तो अब इस ए की जगह पे मैं एफ अपॉन एम पुट करने जा रहा हूं, तो देखिए भाई फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, W सेम रहेगा, F सेम रहेगा, इनटू हाफ ये भी सेम रहेगा, A की जगह पे आ जाएगा F अपॉन M और साथ में T स्क्वायर भी सेम रहेगा। ऐसा है, ये बन गया फाइनल फॉर्मूला। अब अगर ये फाइनल फॉर्मूला बन गया तो एक काम ही करते हैं, फोर्स को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, या छोड़ दो भले मल्टीप्लाई ना करो, अब डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखें भाई, अब अगर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें हम लोग एक एक करके, सो W इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है प्रॉब्लम में, 5 के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर 1 आ रहा है, 1 को लिखना चाहो तो लिख दो, चलो यार लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा फोर्स आ गया, फोर्स की वैल्यू 5 है। हाँ भाई, टाइम की वैल्यू ड्यूरिंग 1 सेकंड और 1 है और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अपॉन की बात करते हैं, अपॉन में 2m है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना लिखा हुआ है, 15 किलोग्राम। बस सारी वैल्यूज पुट कर दी आपने। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो W यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं, 5 1 5, 5 5 25 और 1 का स्क्वायर 1, 25 1 25। तो ऊपर जो आंसर बच रहा है वो 25 बच रहा है और अपॉन में चेक करते हैं, 15 2 30, ये आ गया 30। अब क्वेश्चन के मुताबिक इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 5 और 5 6। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वर्क का, वो कितना आ गया, 5/6 जूल। ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, 5/6 जूल्स। और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखें सॉल्यूशन कितना आसान है, सिर्फ आपने पहले वर्क का फॉर्मूला यूज किया, एस की इक्वेशन पुट करी, ए की इक्वेशन पुट करी, सबकी वैल्यूज पुट करी और आंसर निकल गया। मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा, लेकिन जब मैं ये खुद करूंगा तो टाइम नहीं लगेगा, मुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, तो मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है। तो इस वाले सेकंड वाले का सॉल्यूशन को नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस लास्ट क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल
एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट बाय 0.4 मीटर। 5 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रही है, उसको डिस्प्लेस कर रही है 0.4 मीटर तक। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद लिखा हुआ है इफ द बॉडी गेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। अगर उस फोर्स की वजह से और 0.4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से अगर वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है 1 जूल, तो आपसे पूछ क्या रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज। आपने फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर वर्क, यहां पर जो जिक्र आ रहा है वो है बेसिकली वर्क की प्रॉब्लम, लेकिन यहां पर वर्क का डायरेक्ट जिक्र नहीं आ रहा, उसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आ गया। एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में बिठा लें, बॉडी पर जितना वर्क डन होता है ना, बॉडी उतने ही अमाउंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी को गेन करती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र है तो बॉडी पर जितना वर्क होता है, बॉडी उतने ही अमाउंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को गेन करती है। फिलहाल यहां पर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी पर जितना वर्क डन होता है एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट के अंदर बॉडी गेन करती है काइनेटिक एनर्जी को। चलें अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। भाई लेफ्ट पर मुझे फॉर्मूला पुट करना है वर्क का, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस एन कॉस थीटा। ये हो गया वर्क का फॉर्मूला लेफ्ट पर, एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा एक ही बात है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 1। तो मैं इस राइट साइड पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी, 1 गेन करी। आपसे बोल रहा है फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एक वेक्टर है बी, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्स कंपोनेंट और एक है वाई कंपोनेंट, तो आप क्या बोलेंगे, एक होगा बी कॉस थीटा और एक होगा बी साइन थीटा। जो बी कॉस थीटा होगा वो हॉरिजॉन्टल वाला है, बी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कॉस थीटा लगा हुआ हो, इसका मतलब वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। अब देखें, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को इन दोनों के बीच में से मल्टीप्लाई से हटाऊं और नीचे 1 के साथ डिवाइड में लिख दूं, तो देखिए क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ऐसा है ना, ऐसा करने से पता है क्या हुआ, मुझे फोर्स के साथ कॉस थीटा नजर आ गया। अब अगर फोर्स के साथ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा है, इसका मतलब ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर एफ साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना। तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये दोनों क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। कॉस थीटा वाला कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब आपने यही कैलकुलेट करना है, एफ कॉस थीटा की वैल्यू। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। 1 1 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है जनाब, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी हुई है 0.4। तो अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 0.4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। 2.5 यानी कि फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, 2.4 न्यूटन के बराबर है। ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लें। 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो टॉप पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आप गौर से देखें तो आपको फोर्स की और एस की यानी कि डिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दी। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर फोर्स की वैल्यू ये लिखी हुई है 6i + 2j - 3k, और जो एस की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 2i - 3j + xk। अब आगे लिखा हुआ है एस के बाद कि इफ द वर्क डन इज 0। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वर्क डन 0 है तो आपने जो है वो इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो i के साथ, j के साथ, k के साथ कोई ना कोई नंबर होता है, लेकिन यहां पर k के साथ वाहिद k ऐसा है जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, बल्कि इसकी जगह अननोन एक x लिखा हुआ है। तो आपने ये बताना है कि इस x की जगह पे नंबर क्या आना चाहिए, x की वैल्यू क्या है। इफ द वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 ये आपको कह रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन 0 है तो यहां पर 0 पुट कर देते हैं। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करना है, वही डॉट प्रोडक्ट, सेम को मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12, यह आ गया 12। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 2 3 6, k स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर i स्क्वायर नहीं लिख रहा मैं, माइनस प्लस माइनस 3x। तो ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और k स्क्वायर हम लिखते नहीं है, वो 1 के बराबर होता है। सबसे पहले 12 में से 6 चले जाएंगे तो ये बचेगा +6। 12 - 6 6, और ये जो +6 होगा यहां पर आके -6 हो जाएगा। तो -6 इज इक्वल टू, वहां पर क्या बचा हुआ है, माइनस का 3 और x। ऐसा है ना भाई। देखो दोबारा बता रहा हूं, 12 में से 6 जाएंगे, +6 बचेगा यहां पर, तो वो +6 यहां पर शिफ्ट होगा तो -6,
फिर बाकी माइनस माइनस कैंसिल, और 3 1 3 और 3 2 6। इसका मतलब x किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन आसान था, तो नोट कर लें इसको क्वेश्चन को। x की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन करेक्ट इज डी। x की वैल्यू कितनी, 2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पोजिशन r1, ये पोजिशन r1 और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी हुई है, टू द पोजिशन r2, और फिर आपको r2 की वैल्यू गिवन है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ, यानी कि f, फिर आपको f की वैल्यू गिवन है न्यूटन के अंदर, और इन दी एंड आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन विल बी, आपने वर्क डन फाइंड करना है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन उससे पहले आपको r1 और r2 ये दो वैल्यूज गिवन है। तो भाई ये जो r1 है ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है, r2 ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब अगर आपने इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स में से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो आप एक बात याद रख लें कि आपने हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। क्या बोल रहा है कि r1 वाली पोजीशन पर था और उसके बाद टू द पोजीशन r2, फिर r2 पर चला गया, तो इसमें से इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई, r1, और फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई, r2। और अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो ना तो r2 में से r1 को माइनस कर दें, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, बस, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर वो यूं कहता कि इनिशियल r2 था और फाइनल r1 था, तो फिर आप क्या करते, r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट करते। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए, इस किस्म के क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करिएगा। r1 r2 पे मत जाइएगा कि भाई r1 तो पहले ही होगा और r2 तो बाद में ही होगा, नहीं। जो वो कह रहा है कि फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो 2 के बाद वाली जो पोजीशन है ना वो फाइनल होगी हमेशा। तो इसमें तो चलो सीधा सीधा वैसे लिख दे इत्तेफाक से, आपको कंफ्यूज नहीं किया इसने। तो वो जो r2 है वो इस वाले क्वेश्चन में वो है ही फाइनल, और r1 जो है वो इस क्वेश्चन में वो भी है ही इनिशियल। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, तो इस किस्म का अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा फाइनल वाले पोजीशन में से हमेशा इनिशियल वाले को माइनस करना है, तो जाके आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम ही करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊं और उसके बाद हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। जनाब, डिस्प्लेसमेंट यानी कि r1 और r2, जब मैं r2 में से r1 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा डेल्टा r, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल r कह दो आप भले। तो सबसे पहले मुझे डेल्टा r फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, r2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे r1 को, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहां पर r2 की वैल्यू पुट करूंगा और डॉट लगा के, सॉरी ये तो सब्ट्रैक्शन है ना, और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से किसकी, r1 की वैल्यूज। चलो भाई r2 की और r1 की वैल्यूज को पुट करते हैं, 6k, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये मैंने r2 की वैल्यू पुट कर दी और क्वेश्चन के मुताबिक ये मैंने r1 की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। भाई सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, इसको देख लो। सबसे पहले तो आपने माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, क्योंकि माइनस साइन जब आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी। सबसे पहले याद रखिएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई 14i प्लस 13j और प्लस 9k, इनको सेम रहने दो। पहले माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस का 3k, माइनस प्लस माइनस 2k, सॉरी 2j, माइनस का 2j, माइनस माइनस प्लस का 6k। अब हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सबसे पहले आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, i वाली वैल्यूज को, भाई ये 3i है, सॉरी 3i, ये है 3i, ठीक है। i वाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, j वाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और k वाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं i वाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये 14i पॉजिटिव और ये माइनस का, 14 में से 3 जाएंगे, ये बचेगा 11i, ये आ गया 11i। देन अब करते हैं j वाली वैल्यूज को, प्लस का 13 माइनस का 2, 13 में से 2 जाएंगे 11, तो ये बचेगा प्लस का 11j। अब करते हैं k वाली वैल्यूज को, प्लस 9 और प्लस का 6, तो 9 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो ये बचेगा 15, प्लस का 15k। तो जनाब ये तो हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब जब हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल गई ना, तो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो गिवन फोर्स है ना इस क्वेश्चन के अंदर, इस फोर्स को इस वाले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। नाउ वर्क डन की वैल्यू निकालनी है
तो यहां पर आएगी फोर्स की वैल्यू, मैं पुट करता हूं, और इस बार डॉट डॉट लगा के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट ये वाला, तो वैल्यूज पुट करते हैं फोर्स की वैल्यू। ठीक है जनाब, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गई फोर्स की वैल्यू जो गिवन है, और डॉट लगा के ये वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो हमने R2 और R1 को सब्ट्रैक्ट करके निकाली है। अब हमें वही तरीका अपनाना है, क्या करना है हमें, I को I से मल्टीप्लाई, J को J से मल्टीप्लाई और K को K से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करते हैं, तो कैसे, 4 को I से, यानी कि I को I से, 4 11 जा 44, 44 I स्क्वायर नहीं लिख रहा मैं, 1 के बराबर होता है। फिर J को J से, इधर 11 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 11 1 जा 11, तो प्लस का 11, देन प्लस प्लस प्लस, K को K से, तो 3 15 जा 45, और K स्क्वायर होता है वो मैं नहीं लिख रहा, ये वर्क डन। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 100 जूल्स बनेगा। 44 प्लस 11 प्लस 45 कितना बनेगा, 100 जूल्स। 45 और 44 ये बनते हैं 89, और 89 में अगर आप 11 ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 100 जूल्स। तो जनाब हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 जूल्स, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, इसको नोट कर लें। तो इस किस्म के क्वेश्चन में आप हमेशा यही करिएगा कि सबसे पहले आपने दोनों पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो जाके आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा वर्क डन। इस वाले मेथड को याद रखिएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, इस मतलब लास्ट अभी वीडियो का नहीं, इस स्क्रीन का, इस लास्ट क्वेश्चन में आपको फोर्स की वैल्यूज गिवन है और आपको एस यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दी, ये फोर्स की वैल्यू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, मैंने आपको बताया था ना शुरू से, भाई वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना है हमें डिस्टेंस के साथ, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई ये पूरी, और डॉट लगाकर ये आ गई डिस्टेंस की वैल्यू, ये आ गई डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख दी। अच्छा, फोर्स की वैल्यू के अंदर देखो 3i और प्लस j के साथ नंबर मौजूद है, सॉरी नंबर की जगह अल्फाबेट मौजूद है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड करना था, अब यहां पर c की वैल्यू को फाइंड करना है, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। तो देखें c हमें फाइंड करना है और बाकी सारी वैल्यूज गिवन है आपको, और ये कह रहा है कि इफ, देखो s के बाद लिखा हुआ है इफ द वर्क डन इज 6 जूल, उस पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था वर्क डन इज 0, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इफ द वर्क डन इज 6 जूल, तो आपने w की जगह पे 6 पुट करना है, और देन द वैल्यू ऑफ c इज, तो आपने c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करते हैं कैलकुलेट। वर्क डन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6, यहां पर 6 पुट कर देते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। i को i से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12, लेकिन माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का ये आ गया 12, i स्क्वायर नहीं लिख रहे, देन इधर c है और इधर j के साथ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय c, ये हो जाएगा प्लस का 2c, c की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 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 3 2 जा 6, ये हो जाएगा प्लस का 6, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि जाहिर सी बात है कि ये जो 6 है और ये वाला जो 6 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा, 6 से ये हो गया 6 खत्म 0, और ये जो -12 है ये यहां पर आगे पॉजिटिव 12 हो जाएगा, तो ये बनेगा पॉजिटिव 12 इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा 2 और c, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई, और ये आपको c की वैल्यू का करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के c में ही नजर आ रहा होगा, तो c की करेक्ट वैल्यू 6 है। इसको नोट कर लें, मतलब ये रिपीट हुआ है। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, इसमें से सबसे जो ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इफ p1 एंड p2 आर देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटम देन रेशियो p1 p2 इज इक्वल टू, p1 और p2 इसका मतलब ये मोमेंटम है, 2 मासेस हैं m1 m2, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज यानी कि E1 और E2 बिल्कुल सेम है। तो भाई आपने P1 और P2 का रेशो बताना है, यानी कि P1 अपॉन P2 किसके बराबर होगा। तो मोमेंटम की बात करें थोड़ी सी, तो देखो भाई हमारे पास यहां पर मोमेंटम का और एनर्जी का जिक्र है, काइनेटिक एनर्जी का। वैसे हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन गौर से सुनिएगा, जब वो मोमेंटम का जिक्र न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी के साथ करेगा ना, तो अब आप गलती से भी मोमेंटम का mv वाला फॉर्मूला कभी भी यूज मत करिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब जब वो मोमेंटम का जिक्र काइनेटिक एनर्जी के साथ कर दे तो मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, और ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2me। ये फॉर्मूला नोट कर लिएगा, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, E फॉर काइनेटिक एनर्जी 2me।
ठीक है, तो जब वो मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ जिक्र करेगा या एनर्जी का मोमेंटम के साथ जिक्र करेगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करना है हमेशा। तो रेडिकल 2m/e, सॉरी me मल्टीप्लाई के अंदर। अब अगर लेट सपोज वो कह रहा है कि दो मासेज हैं m1 m2, तो दो मोमेंटम है p1 p2 और काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपने p1 और p2 का रेशो फाइंड करना है। तो देख लेते हैं भाई, p1 डिवाइडेड बाय p2 इज इक्वल टू, p1 का फॉर्मूला सेम रहेगा यानी कि 2m1 और e रहेगा क्योंकि भाई एनर्जी तो सेम है, और अपॉन में आ जाएगा p2 और p2 का फॉर्मूला क्या रहेगा 2m2 और साथ में आ जाएगा e। ऐसा है, e के साथ 1 2 नहीं लगा रहे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी सेम है। बाकी सब कैंसिल कर दो आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ m1 अपॉन m2 बचेगा, और वो भी कैसे, रेडिकल के अंदर, m1 रेडिकल अपॉन में m2 रेडिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है रेडिकल m1 रेशो रेडिकल m2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास p1 रेशो p2 किसके बराबर आ रहा है, रेडिकल m1 रेशो रेडिकल m2 के। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इस पर टिक कर दें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मौजूद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन, यानी कि अगर आप किसी बॉक्स को वर्क डन कर रहे हैं और उसको रेज कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं और उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो आपका वर्क डन उसको ऊपर ले जाने में किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ए में लिखा हुआ है हाउ फास्ट इट इज रेज्ड, यानी कि फास्ट का मतलब उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड में टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। देन सेकंड में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, यानी कि पावर ऑफ द मैन, और थर्ड में लिखा हुआ है द हाइट विच इज हाइट टू विच इट इज रेज्ड, और डी में नन लिखा हुआ है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है एक तो फोर्स पर और एक डिस्टेंस पर। डिस्टेंस का मतलब हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क डन ना तो स्पीड पर डिपेंड करता है, भले फास्ट प्रोसेस हो या स्लो प्रोसेस हो, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, ये मैं आपको बता चुका हूं। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता इसका। बी में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, स्ट्रेंथ का मतलब उसकी पावर, पावर ज्यादा हो कम हो, लेकिन जाहिर सी बात है वो भले हाइट सेम होगी ना, तो उसके पावर का यहां पर कोई ताल्लुक है नहीं। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिस पर वर्क डिपेंड करता है वो आती है हाइट, जिस हाइट पर आप उसको रेज कर रहे हैं, हाइट पर डिपेंड करता है और साथ साथ फोर्स पर, लेकिन क्योंकि फोर्स का जिक्र नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। मतलब दो बॉडीज हैं, एक हैवी है और एक लाइट है, एक का मास m1 है एक का मास m2 है ना, अलग अलग मासेज हैं, लेकिन दोनों के मोमेंटम सेम है, ठीक है। तो बताओ इस लाइट और हैवी बॉडी में से किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो बहुत आसान सी बात है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है हाफ mv²। इस वाले फॉर्मूले के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और जिसका मास ज्यादा होगा, जो हैवियर होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसके मुताबिक। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले एमसीक्यूज को गलत टिक कर देते हैं। वो समझते हैं जो हैवियर है उसका मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हैवियर बॉडी की ज्यादा होगी। गलत। अब सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो मोमेंटम का जिक्र काइनेटिक एनर्जी के साथ करेगा तो मोमेंटम का फॉर्मूला mv यूज नहीं करना, मोमेंटम का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। और जब वो काइनेटिक एनर्जी का जिक्र मोमेंटम के साथ करे तो काइनेटिक एनर्जी का गलती से भी ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना। फिर काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यहां से अरेंज करोगे तो फॉर्मूला बनेगा p²/2m। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी का जिक्र मोमेंटम के साथ हो तो गलती से भी इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर मत करिएगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हाफ mv² का अब यहां पर काम नहीं है। अब यहां पर जो काम होगा वो कौन से वाले फॉर्मूले का होगा, हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं ई लिख देता हूं, ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, p²/2m। इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लें, इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लो। मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, खत्म बात। तो जब ये इन दोनों का जिक्र एक ही न्यूमेरिकल में एक ही एमसीक्यूज में आ रहा हो तो मोमेंटम के लिए ये वाला फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। अब आपसे क्या कह रहा है वो कि एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा होगी। भाई ये देखो एनर्जी का और मास का रिलेशन नजर आ रहा है आपको, इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा होगा आपको। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उस वाले फॉर्मूले के मुताबिक काइनेटिक का जिक्र मास के साथ डायरेक्ट में था, फर्क आ गया। तो इसका मतलब अगर वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा होगा
और अगर वो मोमेंटम के साथ पूछ रहा होगा और अगर आपने इस वाले फॉर्मूले की बजाय उस वाले फॉर्मूले को कंसिडर कर लिया हाफ एम वी स्क्वायर को, तो आपका आंसर तो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके मुताबिक एनर्जी और मास डायरेक्ट है और इसके मुताबिक जो एक्चुअल है फॉर्मूला, जब मोमेंटम का जिक्र होगा साथ, तो एनर्जी और मास का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी और जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचो इस एमसीक्यूज को कि एनर्जी का और मास का इनवर्स रिलेशन है, तो दो बॉडीज हैं, एक लाइटर और एक हैवियर, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? लाइट बॉडी। जो लाइट बॉडी है जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइट बॉडी। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन इट्स मोमेंटम विल। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वही वाली बात कि जब एनर्जी का और मोमेंटम का साथ जिक्र हो तो एनर्जी का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जनाब? हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कौन सा? मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए आपको, है ना? तो मोमेंटम का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था? P इज इक्वल टू रेडिकल टू m और इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब आप नोट करें कि मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है रेडिकल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के साथ। रेडिकल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर आप एनर्जी को डबल करेंगे, डबल का मतलब 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो 2 का मतलब यह है कि जाहिर सी बात है 2 रेडिकल के अंदर मौजूद है, तो मोमेंटम जो है वो रेडिकल 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी खुद रेडिकल के अंदर है। तो जितना फर्क आप लेकर आएंगे एनर्जी में उसका आपको रेडिकल निकालना पड़ेगा पहले। तो 2 का कोई परफेक्ट रेडिकल नहीं होता, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, डबल कर देंगे, तो उस डबल का रेडिकल नहीं होता, तो आप कहेंगे रेडिकल 2 टाइम्स उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इंक्रीज्ड बाय रेडिकल 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड देन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी? तो ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, बी में लिखा हुआ है एट द मैक्सिमम हाइट, सी में लिखा हुआ है ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी और डी में लिखा हुआ है एट द बॉटम। तो भाई हमें एक बात पता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है अपनी मैक्सिमम हाइट पर। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मैक्सिमम हाइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैक्सिमम हाइट। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ट्वाइस द प्रीवियस वेलोसिटी देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी या विल बिकम। ये कह रहा है कि अच्छा सीधी सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम वेलोसिटी को ट्वाइस कर दें, वेलोसिटी को डबल कर दें। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर मोमेंटम का जिक्र नहीं है ना, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मोमेंटम का जिक्र होता फिर हम यूज करते पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला फॉर्मूला। लेकिन खैर हमें एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितना भी चेंज वेलोसिटी पर आएगा ना उसका स्क्वायर निकाल लेना, उतना फर्क आएगा एनर्जी पर। तो भाई इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 2 का स्क्वायर निकाल लो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशो 3:1, यानी कि 2 बॉडीज हैं ए और बी, उनके जो मासेस हैं उन मासेस का आपको रेशो गिवन है 3:1। इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन द रेशो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज। मतलब आपने इन दोनों मासेस के लीनियर मोमेंटम का रेशो फाइंड करना है, P1 और P2 का रेशो फाइंड करना है। तो पहली बात आपको गिवन क्या है? आपको इन दोनों मासेस का रेशो गिवन है m1 रेशो m2। कितना गिवन है? 3:1। ये m1 है और ये m2 है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जिक्र हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? रेडिकल 2me, रेडिकल 2me। अब मुझे अगर मोमेंटम का रेशो फाइंड करना है तो भाई P1 ओवर P2, ठीक है ना? P1 यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? 2m1 और e, ये आ गया रेडिकल के अंदर, ये P1 का फॉर्मूला है ऊपर, और अपॉन में P2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2m2 और साथ में e। ऐसा है ना? काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसके साथ आप E1 E2 नहीं लगाते।
तो मोमेंटम का फॉर्मूला भाई ये वाला याद रखना है आपने, जब भी काइनेटिक एनर्जी के साथ जिक्र आएगा। 2 से 2 कैंसिल, E से E कैंसिल, m1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और m2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1, वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की जगह पे आ जाएगा 3 और 3 किस में है रेडिकल के अंदर, और अपॉन में m2 की जगह पे आ जाएगा 1 और 1 भी किस में आएगा फिलहाल रेडिकल के अंदर। 3 का रेडिकल नहीं निकलता, तो भाई ये जो P1 और P2 का जो रेशो है ये किसके बराबर आ रहा है, ऊपर कौन है रेडिकल 3, रेशो अपॉन में 1 है, 1 का रेडिकल 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी रेडिकल 3 रेशो 1। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशो 4:1, 4:1 उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशो है, हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा, यानी कि उनके जो मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम है वो बराबर है, मतलब P1 बराबर है P2 के, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट है और उनका रेशो गिवन है 4:1। अब आपसे उनके मासेस का रेशो पूछ रहा है, ठीक है, एनर्जीज का रेशो देकर मासेस का रेशो पूछ रहा है। तो देखें भाई, एनर्जीज का जो रेशो होता है ना, यानी कि E1 और E2 बेसिकली बराबर होता है m2 अपॉन m1 के, ये याद रख लें आप लोग। लेकिन जो मोमेंटम का रेशो होता है P1 अपॉन P2, ये मासेस के साथ इनका रेशो निकलेगा ना, तो वो ऐसे निकलता है रेडिकल m1 डिवाइडेड बाय रेडिकल m2। ये दोनों रेशोज याद कर लें आप लोग, नोट कर लें कहीं। एनर्जी का मासेस के साथ जो रेशो होगा वो ये होगा E1 अपॉन E2, तो ये बराबर होगा m2 अपॉन m1 विदाउट ब्रैकेट, लेकिन रेसिप्रोकल के अंदर E1 m1 अपॉन में, E2 अपॉन में तो m2 ऊपर। लेकिन अगर मोमेंटम का रेशो निकालेंगे मासेस के साथ तो ये होगा तो डायरेक्ट P1 m1 P2 m2, लेकिन रेडिकल के अंदर। तो ये दोनों रेशोज हैं, एनर्जीज का मासेस के साथ और मोमेंटम का मासेस के साथ। फिलहाल एनर्जी की बात कर रहा है वो, है ना, तो एनर्जी की बात करते हैं फिलहाल। तो भाई देखें, आपको उसने एनर्जी का रेशो दिया है, उसने आपको एनर्जी का रेशो दिया है 4 और 1, यानी कि आपको उसने E1 की वैल्यू बताई है, E1 की वैल्यू कितनी है 4, और उसने आपको E2 की वैल्यू बताई है और वो कितनी है 1, इज इक्वल टू m2 और m1। तो इसका मतलब अगर मुझे m1 और m2 का रेशो फाइंड करना हो, मतलब m1 रेशो m2, m1 रेशो m2, अगर ये मुझे फाइंड करना हो तो m1 एक्चुअली बेसिकली जो है वो कौन सा है, वो m1 4 वाला है, ऐसा है ना, m1 4 वाला है। सो m1 4, सॉरी अगर m1, ये उल्टा हो जाएगा ना भाई। देखो, अगर m2 अपॉन m1 का रेशो 4:1 आ रहा है, तो अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल कर दूं, m1 अपॉन m2 कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 ऊपर आ गया, m2 अपॉन में आ गया, तो ये क्या 1/4 बन जाएगा, 1/4। तो m1 m2 का रेशो किसके बराबर आ रहा है 1:4 के, तो 1:4 के। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप देख लें, आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा ये 1:4, ठीक है। तो आपको m2 m1 का रेशो 4:1 मिला, तो m1 अपॉन m2 का रेशो किसके बराबर होगा 1/4, यानी कि 1:4। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स देन द न्यू मोमेंटम विल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ाया जाए अगर, तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2m काइनेटिक एनर्जी और ये सबके साथ रेडिकल के अंदर। वो कह रहा है कि आपने काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ाया, तो भाई इस E के साथ 4 आ जाएगा, और जब आप 4 का रेडिकल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो मोमेंटम 4 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रेडिकल के अंदर मौजूद है, तो 4 का रेडिकल निकलेगा। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो मोमेंटम 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि बिकम्स ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इसको 4 टाइम्स बढ़ाने से पहले इसका आप रेडिकल निकालेंगे, तो 4 का रेडिकल 2 होता है, तो मोमेंटम 4 टाइम्स नहीं बढ़ेगा बल्कि मोमेंटम ट्वाइस हो जाएगा, मोमेंटम डबल हो जाएगा। ठीक है, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज। आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आपको मास गिवन है और आपको मोमेंटम गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला जिसमें मोमेंटम आता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m। तो p यानी कि मोमेंटम की वैल्यू आपको गिवन है 2 और 2 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, अपॉन में 2 मौजूद है और मास भी कितना गिवन है 2। तो जनाब 2 2 4,
और अपॉन में भी 2 2 4, तो ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा 1 जूल। और आपको ऑप्शन ए में इसका करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है 1 जूल। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम विच फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। आपको दो चीजें गिवन है, बॉल का मास गिवन है 20 किलोग्राम और वो जिस हाइट से फॉल हुआ वो हाइट गिवन है 50 सेंटीमीटर। आप ये बताएं कि वो जब ये फॉल हुआ होगा 50 सेंटीमीटर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज आया होगा, कितनी डिक्रीज हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो जनाब जितनी होगी हाइट पर वो सारी डिक्रीज हो गई होगी, सीधी सी बात है। तो डिक्रीज का मतलब जितनी थी वो सारी खत्म हो गई होगी, तो कितनी थी वो कैलकुलेट कर लेते हैं हाइट पर। तो 50 सेंटीमीटर पर जितनी एनर्जी होगी वो सारी डिक्रीज हो गई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, mgh ऐसा है। तो भाई मास आपको गिवन है, मास आपको गिवन है 20 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 0.5 सेंटीमीटर नहीं यूज करना, मीटर यूज करना। तो मीटर में जाने के लिए आप 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। ठीक है, तो ये हमेशा हम कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका आजमाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो सिर्फ इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दें भाई, 9.8 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 196, और जब 196 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो उसका हाफ जो होता है वो बराबर होता है 98 के। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 98 जूल्स। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास इतनी थी, तो जब इतनी होगी तो यही डिक्रीज हो जाएगी, नीचे आने की वजह से यही डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 98 जूल्स। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास हैज अ मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको मास गिवन है 1 किलोग्राम और आपको मोमेंटम गिवन है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोबारा। ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेट। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, p² ओवर 2m। तो मोमेंटम की वैल्यू कितने गिवन है, 10 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना गिवन है 1, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 2 1 जा 2, 100 का हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 50 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी आ गई 50 जूल्स। तो इस थर्ड वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 50 जूल्स, और आपको ये नजर आ रहा होगा आपके बी ऑप्शन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉम्ब ऑफ मास 3 किलोग्राम या अ 3 किलोग्राम बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन एयर इनटू 2 पीसेज, वन ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड सेकंड इज 1 किलोग्राम। ठीक है, मतलब एक बॉम्ब है 3 किलोग्राम का एक बॉम्ब था, वो फट गया, वो एक्सप्लोड हो गया हवा में और वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक का मास जो है वो 2 किलोग्राम है और एक का मास 1 किलोग्राम है। फिर लिखा हुआ है कि द स्मॉलर मास गोज एट अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। वो जो हल्का वाला मास है ना, 1 किलोग्राम वाला मास, कह रहा है कि जब वो फटा, वो एक्सप्लोड हुआ तो वो कितनी स्पीड से गया, वो 80 मीटर पर सेकेंड से गया, 1 किलोग्राम वाला स्मॉलर वाला। अब क्या बोल रहा है इन दी एंड, बिल्कुल सवाल पलट दिया इसने। द टोटल एनर्जी इम्पार्टेड टू द 2 फ्रेगमेंट्स इज, मतलब ये जो दोनों एक्सप्लोड होने के बाद जो दोनों मासेज है ना, इन दोनों की टोटल एनर्जी कितनी थी। अब इन दोनों की टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी हो तो पहले आपको एक की पता होनी चाहिए, फिर आपको दूसरे की पता होना चाहिए, फिर आप जाके दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, आपको दोनों के मासेस तो पता है, m1 m2 दोनों पता है, एक है 2 किलोग्राम और एक है 1 किलोग्राम। आपको एक की स्पीड पता है, स्मॉलर वाले की 80, एक की नहीं पता, पहले उसकी स्पीड फाइंड करेंगे फिर हम एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। मतलब इसमें ये होता है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है और उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम है वो है m1 v1 प्लस m2 और v2। ये इक्वेशन है हमारे पास। 0 का मतलब ये है एक्सप्लोड होने से पहले वो जो बॉम्ब था वो रेस्ट में था तो टोटल मोमेंटम 0 है, और एक्सप्लोड होने के बाद वो 2 में मतलब डिवाइड हो गया, ये एक है और ये दूसरा है। तो भाई 0 इज इक्वल टू m1 हम कह देते हैं 2 किलोग्राम वाला। अच्छा, 2 किलोग्राम वाले की यानी कि भारी वाले की आपको स्पीड नहीं बताई गई तो v1 को v1 रहने देते हैं। देन प्लस हल्का वाला है 1 किलोग्राम और वो स्मॉलर वाला कितनी स्पीड से गया, 80 मीटर पर सेकंड के साथ गया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब
आपको V1 कैलकुलेट करनी है। तो भाई 80 वन जा 80, ये यहां पर 80, अच्छा यहां पर आप लगा दें माइनस साइन। जब एक्सप्लोड होते हैं ना तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आप यहां पर लगा देते हैं नेगेटिव साइन। तो भाई 80 वन जा 80 नेगेटिव, यहां पर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 80 और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो आपको जो V1 मिल जाएगा, तो V1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको 80 का हाफ कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तो आपने ये स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब हमें टोटल एनर्जी चाहिए। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों की एनर्जीज को हमें प्लस करना है। तो भाई फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। आपको m1 भी पता चल गया, आपको v2 भी पता है, सॉरी m1 भी पता है, v1 भी पता है, m2 भी पता है और v2 भी पता है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। भाई हाफ m1, भाई इस वाली कंडीशन को m1 कह देते हैं। m1 कितना है, ये रहा 2, ये आ गया 2 इंटू v1 कितना कैलकुलेट किया हमने 40, और 40 पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस दोबारा हाफ, और इस बार m2 कितना है, ये रहा m2 1, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई के अंदर, और v2 कितना है, v2 कहां गया, v2 कितना गिवन था, ये रहा v2 80, और 80 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन कोई बहुत मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है, बहुत आसान सॉल्यूशन है। आपने सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देना है। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर का बनेगा 4 4 16, और ये 00 प्लस, अब सबसे पहले आप 80 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। 80 का स्क्वायर का बनेगा 8 8 64, 6400, इसका स्क्वायर बनेगा 6400, और 6400 1 6400, और 6400 का आप हाफ हाफ करेंगे तो जनाब 6400 का हाफ होता है 3200, 3200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3200, और फाइनली जब आप 1600 को ऐड करेंगे 3200 में तो ये बनेगा 4800, 4800। ये आपका एक्चुअली ये आंसर आ चुका है जूल्स में, 4800 जूल्स। लेकिन अब आप जब ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो वहां पर सब में किलो जूल्स लिखा हुआ है। तो किलो का मतलब क्या होता है कि आप डिवाइड करते हैं 3 से, किलो है ना, तो किलो करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, डेसिमल यहां पर लास्ट में, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ 3 दफा, 1 2 3, तो ये क्या बनेगा 4.8 किलो जूल्स। आंसर क्या आ रहा है 4800 जूल्स, लेकिन इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को 3 दफा पीछे लिया है, तो ये क्या बनेगा 4.8 किलो जूल्स, 4.8 किलो जूल्स। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 4.8 किलो जूल्स। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 4 पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। भाई 4 पार्टिकल्स आपके पास सामने ऑप्शंस में नजर आ रहे होंगे, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है और साथ साथ अल्फा पार्टिकल है। ये कह रहा है कि इन चारों पार्टिकल्स के मोमेंटम सेम है। बताओ इन चारों पार्टिकल्स में से किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है जब मोमेंटम का जिक्र हो। जब मोमेंटम का जिक्र हो तो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो इसका मतलब इन चारों पार्टिकल्स में से जो सबसे लाइटर है ना, उस लाइटर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो भाई इन चारों के अंदर सबसे लाइटर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इन सब में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है जब मोमेंटम का जिक्र हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उस बॉडी का मोमेंटम और उसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हैं। अब आपने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का अब फॉर्मूला आपने वैसे यूज नहीं करना, आपने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m v मल्टीप्लाई बाय v। ऐसे है ना, v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर का स्क्वायर ब्रेक करोगे तो v इंटू वी हो जाएगा, तो v स्क्वायर बन जाएगा। अब mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के बाद mv किसके बराबर, मोमेंटम, और साथ साथ ये आ गया v। अब आप नोट करें कि आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है और साथ साथ मोमेंटम की वैल्यू गिवन है, और ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं
तो इसका मतलब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, जाहिर सी बात है, अगर लेट सपोज ये भी 5 है, ये भी 5, तो 5 से 5 कैंसिल। अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10 से 10 कैंसिल। तो जब दो चीजें बराबर होती हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो भाई ई से और पी कैंसिल हो चुका है, मतलब ना तो ई बाकी है ना पी बाकी है। अब अगर मुझे वी कैलकुलेट करना हो तो ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां बचेगा 2 और यहां पर बच गया वी। इसका मतलब वी की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ए, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। मतलब ई काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर था मोमेंटम के, तो ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो गए। बचा हुआ था सिर्फ 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आता है, और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर इस वाले क्वेश्चन का ज़रूर बताएं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो वैसे तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स में तो बड़ा लंबा एक चौड़ा आंसर आता है, तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। मतलब अगर मोमेंटम में हम चेंज लेकर आए, अगर मोमेंटम को 50% बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट बढ़ेगी। तो ये परसेंट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर वर्कशीट्स में होता है, तो ये स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो देखें मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं। देखें अभी जो मैं आपके सामने जो ट्रिक लिख रहा हूं ना, जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ आप जब अप्लाई करिएगा जब वो मोमेंटम को इंक्रीज करने का कहे कि मोमेंटम इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक वो मोमेंटम को इंक्रीज करने का बोले तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, जो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं। देखें फॉर्मूला जो है, डायरेक्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ऐसा है कि आपने जो भी परसेंट गिवन है सबसे पहले उसको 100 से डिवाइड करो, पहला स्टेप। दूसरा उसमें प्लस कर दो 1, तीसरा उसका कर दो स्क्वायर जो आंसर आया, फिर जो आंसर आएगा उसमें से उसको 1 को माइनस कर दो, और इन दी एंड जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये ट्रिक याद कर लें, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला भी यही है क्वेश्चन, उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो जब वो मोमेंटम को इंक्रीज करने का बोले परसेंटेज वाइज, तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखें लिखा हुआ कितना है, मोमेंटम को 50% बढ़ाया, तो देखें अब चेक करते हैं परसेंटेज कितनी है, 50। सबसे पहले मैं 50 को डिवाइड करूंगा 100 से, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करूंगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस करूंगा, और इन दी एंड जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 के साथ, और आंसर आ जाएगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। भाई 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, डायरेक्ट कर रहा हूं सुनते रहिएगा। 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, 0.5 में प्लस करेंगे 1 तो ये बनेगा 1.5। अब मैं लिख रहा हूं 1.5 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। फिर आगे फॉर्मूला क्या है, -1। फिर आगे फॉर्मूला क्या है, इंटू 100। चलें आगे चलते हैं, यहीं पर ही लिख देता हूं आगे, ठीक है। ये 1.5 कैसे बना, 50 डिवाइडेड बाय 100 0.5 प्लस 1 1.5। अब 1.5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1.5 का स्क्वायर बनता है 15 15 225, तो 2.25 ये हो जाएगा 2.25। और इस बार 2.25 में से आपने माइनस करना होगा 1, और फिर इन दी एंड आपने मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। करें सॉल्व। भाई 2.25 में से माइनस कर दो 1, कितना बचेगा, 1.25, 1.25, और इन दी एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 125%। ये हमारा आंसर है। देखो कितना छोटा हो गया सॉल्यूशन। इस ऑप्शन का, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सॉल्व करना। जब भी वो मोमेंटम में परसेंटेज दे आपको कि भाई मोमेंटम को इतना परसेंट बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से कर लेना। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, ये बड़ा अच्छा बड़ा ट्रिकी फॉर्मूला है, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। बस जो भी परसेंटेज गिवन हो सबसे पहले उसको 100 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उसमें 1 प्लस कर दो, जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर करो, जो भी आंसर आए उसमें से 1 को माइनस कर दो, और जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। खत्म बात। इसको नोट कर लें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है बिल्कुल, इसको अप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इससे पहले वाले के अंदर 50% गिवन था, और अब इसमें कह रहा है कि मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया गया है। अब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो भाई परसेंटेज कितनी गिवन है, 20, ठीक है। 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2।
0.2, और इस 0.2 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 1.2, यह आ गया 1.2 ब्रैकेट के अंदर। अब जब मैं 1.2 का स्क्वायर करूंगा तो 12 12 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1.44, ठीक है। अच्छा, फिर 1.44 में से आपने माइनस करना है 1 को, तो जब मैं 1.4 में से माइनस करूंगा 1 को तो ये बनेगा 0.44, और 0.44 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44%। ये आपका ऑप्शन मौजूद है 44%, और ऑप्शन कौन सा मौजूद है ए। हो गया आसान, आसान कहानी हो गई। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बस। जब भी मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज का बोले और काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा परसेंटेज में, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है बस। ये रहा एक और क्वेश्चन, और ये भी सेम है। मोमेंटम को इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन इस बार कितना परसेंटेज 100% इंक्रीज किया जा रहा है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जहां पहले 50 था उसकी जगह मैंने 20 को सॉल्व किया, अब 20 की जगह पे 100% गिवन है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ भाई, परसेंटेज कितनी गिवन है 100, या आ गई 100। 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 में 1 प्लस करोगे तो यहां पर बचेगा 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर बचेगा 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 3, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 300%। कितना शॉर्ट हो गया सॉल्यूशन ना। ये वैसे बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है इसका, लेकिन जाहिर सी बात है ट्रिक है, ट्रिक हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला इनको याद रख लिएगा कि जब भी मोमेंटम इंक्रीज करने के बाद बोलेगा वो परसेंटेज में, तो आपने हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। तो जनाब अगर आप 100% मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा 300%। तो आपको ऑप्शन डी नजर आ रहा होगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट, ठीक है। तो ये तो 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें मोमेंटम को बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। फिर पता है कभी ऐसा होता है उल्टा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा तो मोमेंटम पूछेगा। तो एक मेरी बात सुनो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्मूले को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना है खाली। जब आप इसी फॉर्मूले को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाओगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो अब मेरी बात सुने क्वेश्चन को से पहले, वो ये कि आप अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो करवाए उसमें मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा था, मोमेंटम के परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा था, तो आपसे काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज पूछ रहा था। तो ये वही फॉर्मूला है जिससे मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। मोमेंटम की परसेंटेज गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज पूछ रहा हो तो आपने फॉर्मूला ये वाला यूज करना है जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस में करवाया। अब अगर वो आपको काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज दे दे कि भाई काइनेटिक एनर्जी को हमने इतना परसेंट बढ़ाया, तो बताओ मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज आएगा, यानी कि मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, मैं आपके सामने बनाता हूं। इसी को बैक की तरफ, रिवर्स की तरफ चलते हुए उल्टा करेंगे, यानी कि अब आप अगर आपको परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम फाइंड करना हो, पी फॉर मोमेंटम, तो हम पता है फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। चलो उसको रिवर्स लेके चलते हैं। सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर एंड में क्या हो रहा है, सबसे एंड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई जो आपको काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज गिवन होगी, आपने सबसे पहले उसको डिवाइड करना है 100 से। इन दी एंड क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर इसका सबसे पहला स्टेप बनेगा उल्टा कर दो, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना। फिर यहां पर आपने क्या किया, -1 किया, तो यहां पर आपने उसके बाद करना है +1, ठीक है। +1 करने के बाद यहां पर आपने स्क्वायर लिया, तो अब आपने इसका लेना है रेडिकल। स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, रेडिकल। उसके बाद रेडिकल के बाद आपने प्लस किया 1, तो यहां पर आपने रेडिकल निकालने के बाद माइनस करना है 1, रेडिकल के आंसर को माइनस करना है 1, उसमें से 1 को माइनस करना है। फिर इन दी एंड यहां पर आपने 100 से डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आएगा आपने फाइनली उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये बन गया फॉर्मूला इंक्रीज परसेंटेज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये वाला काइनेटिक एनर्जी के लिए और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का। मतलब यहां पर इस वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर आपको परसेंटेज इन ऑफ मोमेंटम गिवन होगी और यहां पर आपको परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितनी होगी, ये वाला फॉर्मूला, या परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक। अब देखें, अब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपको क्वेश्चन दिखाता हूं स्क्रीन पर, फिर आप इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 22%, अगर हम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 22% बढ़ाएं तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज आएगा, कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मोमेंटम के इंक्रीज की बात कर रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला फॉलो करूंगा। तो जनाब देखें, मुझे फाइंड करना है,
तो परसेंटेज कितनी गिवन है 22%, ये आ गया 22। सबसे पहले 22 को डिवाइड करेंगे 100 से, जो भी आंसर आएगा उसमें पहले प्लस करेंगे 1 को, फिर जो भी आंसर आएगा उसका रेडिकल निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा, हाँ भाई, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 100 के साथ, खत्म बात, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास कैलकुलेट करने का। चलो अब करते हैं सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। भाई 22 को डिवाइड करूंगा 100 से तो आंसर आएगा 0.2। 22 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 0.2। बेसिक कैलकुलेशन। 0.2 में प्लस करेंगे 1 तो आंसर आएगा 1.2, 1.22 लाइक दिस। और इसका हम निकालेंगे अब रेडिकल। रेडिकल निकालने के बाद प्लस करेंगे 1, ठीक है। फिर अच्छा ये प्लस के अंदर ही रहेगा 1, ये तो हमने कर दिया, सॉरी +1 तो हमने कर दिया, सॉरी भाई। 22 डिवाइडेड बाय 100 0.22, 0.22 में प्लस कर दिया 1 तो 1.22। अब इसमें से हम जो भी आंसर आएगा ना रेडिकल का, उसमें से हम माइनस करेंगे 1, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इन दी एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, या इसको मैं नीचे लिख देता हूं। देखें 1.22 का रेडिकल जो निकलता है वो निकलता है 1.1। 1.22 का रेडिकल निकलता है 1.1। अब अगर मैं इस 1.1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 को और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ भाई क्या आंसर आएगा, 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा 0.1, ये आ गया 0.1। और 0.1 को इन दी एंड मल्टीप्लाई करना है किससे 100 से। तो जनाब जब आप 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से तो हमारा आंसर बनेगा 10%। हमारा आंसर क्या बन रहा है 10%। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 10%। खत्म बात। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये ट्रिक्स के साथ, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। तो अगर आपको मोमेंटम का परसेंटेज गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा हो तो इसको फॉलो करना, और इसके 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज गिवन हो और मोमेंटम का पूछ रहा हो तो इसको फॉलो करना। और इसका अभी मैंने आपको हाथ के हाथ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया कि आपको अगर काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज गिवन हो तो आपने इसको कैसे फॉलो करके अपना आंसर निकालना है। जो कि हमारा अभी फिलहाल आंसर क्या आया 20%, सॉरी आंसर हमारा आया 10%। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन अ हॉरिजॉन्टल केबल एंड रील्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। भाई 4500 न्यूटन है टेंशन, लेकिन न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। इसका मतलब ये फोर्स गिवन है और उसको वो खींच रही है, रील कर रही है, मतलब लिपेट रही है। और किस रेट के साथ, कितनी स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। मतलब फोर्स की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू गिवन हो और अगर आपसे पूछ रहा हो कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए आप फोर्स को और वेलोसिटी को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जनाब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पावर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यानी कि स्पीड। तो आपको जो फोर्स गिवन है वो गिवन है 4500 न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। तो 4500 का डबल कितना हो जाता है 9000, ये हो जाएगा 9000 वॉट। पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है वॉट, ठीक है। लेकिन आप अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अंदर आपको किलो नजर आ रहा होगा, यानी कि प्रीफिक्स है किलो। तो आपको जो किलो नजर आ रहा है तो इसको किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से 3 जीरो रिमूव करना है। तो 9000 है ना, 9000 का मतलब क्या हो जाएगा 9 किलो वॉट। तो पावर कितना आ जाएगा 9 kW, 9 किलो वॉट पावर। भाई 9000 था, 30 का मतलब क्या होता है किलो, 9 किलो वॉट। ये पावर है उस इलेक्ट्रिक मोटर की और आपको ऑप्शन बी में ये नजर आ रहा होगा क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स 300 किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स। द पावर जनरेटेड बाय हिम इज। आपने पावर कैलकुलेट करनी है। आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, आपको हाइट गिवन है और आपको टाइम गिवन है, ठीक है। पावर कैलकुलेट करना है तो जनाब पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वर्क ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। फिर दोबारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट हाइट की फॉर्म में है तो हम h लिख देते हैं और अपॉन में टाइम हो जाता है। फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है लिफ्ट करने के केस में mg, है ना। तो फिर पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, f की जगह क्या आ जाएगा mg और साथ में h ओवर
टी, ये फॉर्मूला बन गया जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। डब्ल्यू का फॉर्मूला पुट किया फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हाइट के फॉर्म में थी। फोर्स का फॉर्मूला पुट किया mg, बाकी h और t मौजूद है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है खाली। भाई मास कितना गिवन है 300 किलोग्राम्स, इनटू g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, हाइट कितनी है 2 मीटर, डिवाइड कर दो, टाइम कितना गिवन है 3 सेकेंड्स। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर 100 बचा हुआ है। तो 100 बचा हुआ है, साथ साथ 9.8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 19.6, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय, नीचे लिखता हूं, इसको छोड़ दें, यहां लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू 9.8 का डबल 19.6, और 19.6 के साथ कौन है मल्टीप्लाई के अंदर, ये आ गया 100। भाई 100 है खाली, तो आपने जीरो को, सॉरी डेसिमल को 2 दफा आगे ले जाना है, तो ये बन जाएगा 1960, यानी कि 1960। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा। सो पावर जनरेटेड बाय हिम विल बी 1960 वॉट। ऑप्शन डी में ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलो वॉट, पावर गिवन है। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पावर गिवन है 2 किलोवाट, आपको g की वैल्यू 10 गिवन है, आपको यहां पर टाइम गिवन है 1 मिनट, और आपको यहां पर हाइट गिवन है 10 मीटर्स। ये 4 फैक्टर्स गिवन है, और आपने ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना अमाउंट पानी का यानी कि वाटर का लिफ्ट कर सकता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि आपने मास कैलकुलेट करना है। जनाब पावर का फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको ड्राइव करवाया वो कौन सा था, mgh/t, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये मैंने अभी याद है थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था। W पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, W की जगह पे FH, F की जगह पे mg, तो फॉर्मूला क्या बनता है पावर का mgh/t। तो अब यहां से आप जो है बेसिकली कैलकुलेट करना चाहेंगे मास, अमाउंट ऑफ वाटर, तो पावर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर यानी कि t के साथ, और डिवाइड के अंदर g और h आ जाएंगे, g और h, और वहां पर क्या बच जाएगा अकेला मास, अमाउंट ऑफ वाटर। हमें मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब मास को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। पावर कितना गिवन है 2 किलो वॉट यानी कि 2000, इनटू टी कितना गिवन है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, डिवाइड करो, जी की वैल्यू 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जी की वैल्यू 10, इनटू हाइट कितनी है ये भी 10 है, अपॉन में 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बाकी क्या बचा हुआ है 2 6 12, और 12 के साथ 2 जीरो बाकी हैं, तो इसका मतलब मास यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ रहा है 1200 लीटर्स। ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन डी में आपको 1200 लीटर नजर आ रहा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इसमें फर्क इतना है कि बस यहां पर अब आपसे टाइम पूछ रहा है, यहां पर आपको टाइम गिवन था, मास पूछ रहा था, यहां पर बाकी सब चीजें गिवन है और आपसे टाइम कैलकुलेट कर रहा है। वो कह रहा है कि एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, 10 किलोवाट आपको उसकी पावर गिवन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक है। मतलब वो कितना टाइम लेगा 200 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, ऊपर ले जाने में, और कितनी हाइट तक 40 मीटर हाइट तक। तो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, पावर का फॉर्मूला है जनाब। पावर का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, mgh/t। जब भी मास का, g का, h का जिक्र हो, टाइम का जिक्र हो, पावर का जिक्र हो, तो हमेशा फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा। टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम के लिए एक्सचेंज कर लेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, t ऊपर चला जाएगा, बाकी mgh और पावर आ जाएगा अपॉन के अंदर। वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ भाई, मास की वैल्यू कितने गिवन है 200 किलोग्राम, g कितना गिवन है 10, इनटू हाइट कितनी गिवन है 40, डिवाइड कर देंगे, पावर कितना गिवन था 10,000, ठीक है। अच्छा अब हमें करना क्या है भाई, नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर के ऊपर भी 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे जीरोस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, बाकी ऊपर बचा हुआ है सिर्फ 4 और 2, 4 2 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पावर का नहीं सॉरी, हमारा आंसर किसका, टाइम का। टाइम कितना हो गया जनाब 8 सेकेंड्स, ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 सेकेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अच्छा अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, लास्ट के ये 2 क्वेश्चंस, मतलब ये फाइनली वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ये वाटर टर्बाइन वाला फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन
होंगे सॉल्व बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे जो मैंने आपको करवाए। वाटर टर्बाइन के अंदर आपको ये कह रहा है कि एक टर्बाइन है, उसकी ब्लेड्स के ऊपर से वाटर गिर रहा है, और किस रेट से गिर रहा है, 100 किलोग्राम पर सेकंड। 100 किलोग्राम पर सेकंड का मतलब आपको मास गिवन है 100 किलोग्राम, पर सेकंड का मतलब आपको टाइम गिवन है 1 सेकंड। मैं आपको डेटा बता रहा हूं वर्बली, इसकी वैल्यूज पुट करके निकाल देना, आंसर निकाल लेना, ठीक है। आपको 100 किलोग्राम मास गिवन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड आपको टाइम गिवन है। इसके साथ साथ आपको हाइट भी गिवन है, आपको हाइट गिवन है। आपसे पूछ रहा है पावर डिलीवर्ड टू द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन। बताओ ये पानी कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा, मतलब आपने पावर कैलकुलेट करना है इस वाले फॉर्मूले से। आपको मास भी गिवन है, आपको जी की वैल्यू पता है, आपको इसमें हाइट भी गिवन है, और आपको टाइम यानी कि पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड मैंने आपको वर्बली सब कुछ बता दिया। अब आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का मुझे पावर कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में बताइएगा सर हमारा पावर इतना आ रहा था। इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, और बाकी आप चेक करने के लिए बाकी कमेंट्स चेक कर लीजिएगा, बाकी सबके कमेंट्स चेक कर लीजिएगा। अगर कमेंट्स आप सबके मेजॉरिटी में मैच हो रहे होंगे, इसका मतलब आपने करेक्ट कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। सबके आंसर करेक्ट आने चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना सर मेरा आंसर ये आ रहा है टरबाइन वाले का, मतलब इस टरबाइन वाले को आप बोलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जब आप पोस्ट करेंगे आंसर तो क्या लिख के लिखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो टरबाइन वाला है, और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला है। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये कंडीशन आ रही है। देखें लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द पावर ऑफ अ पंप which can pump 200 kilograms of water to a height of 200 meters, यानी कि मास गिवन है 200 किलोग्राम और हाइट भी गिवन है 200 मीटर, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 200 किलोग्राम मास है, 200 मीटर हाइट है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड्स। टाइम भी आपको गिवन है 10 सेकंड इस वाले क्वेश्चन के अंदर, और इसमें भी आपको पावर कैलकुलेट करना है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन का अपलोड करेंगे आप, अपलोड मतलब कमेंट करेंगे कि भाई सेकंड लास्ट वाले का करेक्ट ऑप्शन ये आ रहा है, ये आप कमेंट करेंगे, और लास्ट वाले का ये आ रहा है पावर, ये आप कमेंट करके कर देंगे। तो जब आप सब करेंगे कमेंट तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सबके आपस में मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आके हमारा वर्क एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी एंड पावर का जो MCQ लेक्चर था वो यहाँ पर आके ख़त्म होता है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि अराउंड 40 MCQs हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए होंगे, अराउंड 40, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो ये, आपके अपकमिंग टेस्ट के लिए। आप भले मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, भले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा आप कि रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है ना। फीडबैक दिएगा कि कैसे ये वीडियो समझ आई, यूज़फुल रही, हेल्पफुल रही, और साथ साथ वीडियो को शेयर करें अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके जिनके भी टेस्ट हो रहे हैं सबके साथ शेयर कर दें, ताकि ये जो MCQs मैंने आपको करवाए मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के MCQs, ताकि इनकी आपकी ग्रिप हो जाए, आप इस तरीके से इसको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते हैं। हमारे MCQ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 था जो कि ख़त्म हो गया है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।